अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। आज के सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड का फरवरी 2025 का मराठी अंतर्भारती का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये दिया जा रहा है और इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें, क्योंकि हम आधा समझ लेते हैं, बाद में आप कमेंट्स करते हैं कि आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो मार्च 2025 का हमेशा पेपर होता था, 2025 के अंदर वो फेब में सेकंड मंथ यानी फेब का महीना 24 तारीख को 2025 के साल में हुआ था। ठीक है, और ये मराठी कंपोजिट है, मराठी अंतर्भारती, उसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लिंक दी गई है, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ से आप पिछले 10 सालों के पेपर, पिछले 5 सालों के पेपर कम से कम जो बोर्ड के पेपर है वो आप डाउनलोड कर लेवे और उसकी स्टडी कर ले। इसमें एक ख़ास बात ये है कि वो पेपर तो दिए गए हैं, उसके सामने उसके जवाबात भी दिए गए हैं, उसके वीडियोस हमारे चैनल्स पर अवेलेबल है। तो लिहाजा आप क्या करें कि पिछले 5 सालों के पेपर को डाउनलोड करें, उसकी प्रिंट निकालें और उसको सॉल्व करें। पहले सॉल्व करें और बाद में हमारा वीडियो देखकर चेक करें कि आपने उसको सही लिखा या नहीं लिखा है। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर है। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को पूछा गया था। इस पेपर्स के अंदर कुछ हिदायत दी हुई रहती है, जैसे यहाँ पर सूचना दी हुई है, यानी ये कह रहे हैं सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। ये बोल रहे कि सवाल नंबर पहला अक्सर जो आता है, जो आकलन कृति का होता है, उसमें जो खाके बने हुए होते हैं, आकृति यानी खाके, डायग्राम्स, वो डायग्राम्स को आपको बनाना क्या है, ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल नंबर 1 में डायग्राम पूछी हुई है, ये डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। दूसरे पैराग्राफ के सवाल नंबर 1 में ये डायग्राम पूछी हुई है, ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, जो डायग्राम आकलन कृति के हिसाब से पूछी हुई है वो डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। और अक्सर आप ये सवाल पूछते हैं कि पेन से बनाना है, ये पेन से बनाना है। देखो, अब ये तो बोर्ड का पेपर है, यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आकृत्या पेननेच काढाव्यात। आकृति हमको क्या करना है, पेन से ही निकालना है। तो इस बात का याद रखें कि पेंसिल का, मैं सुन रहा हूँ कि पेंसिल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बोर्ड के पेपर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है कि पेन से निकालना है, तो आप कोशिश करें कि पेन से ही आदत डालें। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। उसके बाद वो कह रहे हैं उपयोजित लेखनामधील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृती आवश्यकता नाही। देखो, यहाँ पर और एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि जो उपयोजित लेखन वाले क्वेश्चंस है, जैसे लेटर राइटिंग है और निबंध लेखन है, कथा लेखन है, इसके अंदर अगर कोई डायग्राम आपको पूछी जाती है तो वहाँ पर डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, बनाना ही नहीं है। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, सिर्फ कहाँ बनाना है आपको, जहाँ पर आकलन कृति वाले क्वेश्चन है, जो जनरली पैराग्राफ में और नज़म में पहला ही क्वेश्चन होता है जिसमें बॉक्सेस वगैरह दिए हुए होते हैं, ऐसी डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। उसके बाद स्वच्छता यानी साफ सफाई, नीट नेटकेपना, अच्छे से लिखना, लेखन नियमानुसार, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके पेपर पर। लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष्य द्यावे, इस पर आपको एक ख़ास ध्यान देना है, सफाई पर और ग्रामेटिकल मिस्टेक पर ध्यान देना है कि हमारी मिस्टेक्स ना हो। ओके, अब आगे हम चलते हैं। ये पेपर का विभाग 1 गद्य विभाग यानी नसरी लेसन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि हमारा जो मराठी अंतर्भारती का पेपर है उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं सबक से। ये पैराग्राफ आपको पूछा गया है मकबरा माझ्या मनातला, उस सबक में से ये पैराग्राफ आपको पूछा गया है और उस पर पहला सवाल आपको ये पूछा हुआ है, आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। ये जो सवाल होता है ये जनरली सवाल है, इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर आता है। इसका मतलब समझ लो क्या होता है, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। उतारा यानी पैराग्राफ, आधारे यानी के सहारे से, सूचनेनुसार यानी हिदायत के मुताबिक, पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो। ये सवाल है। ठीक है, अब उसमें ज़िम्नी सवाल एक है, आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए।
तो यहाँ पर उसमें पहला सवाल है, लेखकाला मिळालेले पुरस्कार व सम्मान। मुसन्निफ को मिले हुए, लेखक यानी राइटर, मुसन्निफ, मिळालेले पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार यानी अवार्ड्स और सम्मान यानी ऑनर्स, इनामात और एजाज़ात उसको कौन से मिले थे। ठीक है, अब ये आकलन कृति का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको ये सवाल लिखना नहीं है पेपर में, ये भी सवाल लिखना नहीं है, डायरेक्ट आकृति बनाना है। मान लो ये आंसर शीट है आपके, तो क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का अ और उसका ये एक उत्तर, यहाँ से उत्तर हम शुरू करेंगे डायग्राम बनाना। बस उत्तर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना अगर ये रोमन में है तो रोमन में ही डालना है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही डालना है, और ये मराठी में है तो मराठी में ही डालना है। जैसे कि वैसे ही आपको नंबर लिखना है और डायग्राम बनाना है। सवाल लिखते बैठने के टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, अब हम इसका जवाब पैराग्राफ में हमको ढूंढना होता है। 2 यहाँ पर पूछे हुए 2 नंबर के लिए, मतलब 2 बॉक्स में आप जवाब लिख देंगे, सीधा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सवाल क्या है कि मुसन्निफ को कौन से अवार्ड और इनामात मिले हुए हैं, तो मैं पैराग्राफ में आपको बताता हूँ। मुसन्निफ को एक तो राज्य पुरस्कार मिला हुआ है, आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार मिला हुआ है, उसके बाद डीलिट मिली हुई है और राष्ट्रीय प्राध्यापक उनको सम्मान दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ पर उसने 4 बॉक्स बेस भी पूछता कि मुसन्निफ को कौन से एजाज़ दिए गए हैं, तो 4 बॉक्स में हम 4 लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ अभी ऑलरेडी पहले से, तो 4 बॉक्स में हम 4 लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पर 2 ही बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में लिखेंगे ग्रंथाला राज्य पुरस्कार और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे डीलिट मिळाली, यहाँ से यहाँ तक। डीलिट एक डिग्री का नाम है, वो डीलिट उनको मिली थी, ये और ये 2 उठा के हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स में लिख लेंगे। यहाँ हमने लिख दिए डीलिट और राष्ट्रीय प्राध्यापक पुरस्कार, हमको 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ के नीचे ही एक सवाल पूछा हुआ है, सवाल नंबर 2, एका शब्दात उत्तर लिहा। शब्द यानी लफ्ज होते हैं और अक्षर यानी हुर्फ होते हैं, इस बात का याद रखना। अक्षर यानी हुर्फ और शब्द यानी लफ्ज। उत्तर लिहा, उत्तर यानी जवाब, एक लफ्ज में हमको जवाब देना है। सवाल क्या है, लेखकाचा संत साहित्यावरील ग्रंथ, लेखक यानी राइटर, ग्रंथ यानी किताब, ग्रंथ यानी किताब, याद रखना इस बात को। तो शायर की जो किताब है, साहित्य पर कौन सी किताब मुसन्निफ ने लिखा हुआ गई है, कौन सी किताब लिखी गई है, ये वाली संत साहित्य चिंतना, ये इस पर किताब लिखी गई है। तो हमको सीधा ये उठा के उसके सामने लिख देना है। अब यहाँ पर कोई आकृति नहीं दी हुई, तो आकृति बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम सवाल नंबर ये नंबर डालेंगे और उसके सामने लिख देंगे संत साहित्य चिंतन। हो गया, दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसी के नीचे जो सवाल पूछा हुआ है, तीसरा सवाल सौमत का है। सौमत यानी सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, आपको अपने मन से लिखने की कोशिश करना होता है। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जो आप पैराग्राफ की मदद से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका सेल्फ रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए आपको मराठी के वर्ड्स मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं बगैर वर्ड्स मीनिंग याद करके सेल्फ रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन लिख लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ करें, याद करें। उसमें तीसरा क्वेश्चन है सौमत यानी सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब सवाल क्या है, मकबेरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। मकबेरा और मुसन्निफ यांच्यातील मैत्रीचे नाते, इनके दरमियान में दोस्ती का रिश्ता, मैत्रीचे नाते दोस्ती का रिश्ता तुमच्या शब्दात लिहा। अगर बच्चा कोशिश करे तो इसमें से लिख सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा जवाब लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये उसका जवाब हम लिखेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा ना, सवाल नंबर 1 का अ का तीसरा, उसका उत्तर मैं लिख रहा हूँ। बस आपको ये नंबर डालना है, नंबर जैसे कि वैसे मैंने डाला। अगर यहाँ पर मराठी में 3 होता तो मैं यहाँ पर मराठी में 3 लिखता, ठीक है। और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उत्तर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखे तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सवाल क्या था हमारा, मुसन्निफ और मकबेरा, ये दोनों के दरमियान में रिश्ता क्या है।
है ना, तो रिश्ते को हम इस तरह से लिखेंगे, मकबेरा आणि लेखक यांच्यातील नाते मैत्रीपूर्ण आणि आदरणपूर्ण असते। मकबेरा और मुसन्निफ इनका जो रिश्ता है वो दोस्ताना है और इज्जत के साथ है, इज्जत वाला रिश्ता है। लेखक मकबराच्या शांत, स्थिर आणि शांतिपूर्ण अस्तित्वातून प्रेरणा घेतो। मुसन्निफ जो है वो मकबरे की पुरसुकून हालत और उसकी खुशी की मौजूदगी से उससे कुछ सीखता है। किससे? मकबरे से। मकबरा जो भूतकाळातील आठवणी आणि इतिहासाचा साक्षीदार आहे। जो मकबरा मुसन्निफ के माजी और उसकी तारीख का गवाह है। कौन? मकबरा लेखकाला भूतकाळातील गोष्टींची जोडतो, वही मुसन्निफ को एक दूसरे से जोड़ता है। लेखक मकबराच्या माध्यमातून भूतकाळातील घटना, संस्कृती आणि इतिहासाचा अभ्यास करतो और मुसन्निफ जो है मकबरे के ज़रिए ही माजी में गुजरे हुए वाक़यात और उसकी तहजीब के बारे में उसकी पढ़ाई करता है, उसका अभ्यास करता है। अब ये मिसाली जवाब है, मेरा काम है आपको अच्छा जवाब बताऊं। बहुत सारी ट्रिक मैंने अपने चैनल पर भी ऑलरेडी डाला हूं, वहाँ पर से आप सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन में कुछ अपने ऐसे अल्फाज है जो हर जवाब में फिट होते हैं, जिसे अक्सर मैं मसाला कहता हूँ। हर सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन में फिट होने वाला मसाला, वो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि वो मसाला कैसे ऐड किया जाता है। अब ये मिसाली जवाब है उस सवाल का, ठीक है। आपको अपने तौर से छोटे छोटे जुमले बनाना है और अच्छे बनाने की कोशिश करना है। अब हम आगे बढ़, उसके बाद अगला पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ आते हैं। 2 पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ हमने सॉल्व किए जो मकबरा माझ्या मनातले सबक से पूछा हुआ था। अभी हमको क्या करना है? दूसरा पैराग्राफ सॉल्व करना है। दूसरा पैराग्राफ क्या है? मोर से लिया हुआ है, मोर सबक से लिया हुआ है, सवाल से ही हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये सवाल का मतलब मैंने पहले आपको बताया शुरुआत में। ये सवाल का मतलब होता है कि पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो या कृति हल करो। आकृति पूर्ण करा यानी खाके मुकम्मल करो। आकृति यानी खाके। अब उसमें पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है, राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे। मोर इस सबक के अंदर राष्ट्रीय पक्षी के लिए कौन से परिंदों के नाम दिए गए थे? पक्ष्यांची यानी परिंदों की नावे, नावे यानी नाम। तो कौन से परिंदों के नाम दिए गए थे राष्ट्रीय पक्षी के लिए, कौमी परिंदे के लिए कौन से परिंदों के नाम दिए गए थे? ठीक है। अब उसका जवाब हमें पैराग्राफ में मिलेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड पढ़ने की उसको उतने जल्दी जवाब मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ निशान लगाया, उसमें गरुड़, हंस और महासारंग। गरुड़ का नाम दिया गया था, हंस का नाम दिया गया था और महासारंग का नाम दिया गया था। अब वहाँ पर 4 बॉक्सेस है और यहाँ पर 3 है, तो चौथा कौन सा होगा? मोर, जो उसमें से सिलेक्ट हुआ था। अब ऐसे सवालात पूछता है जो बगैर पढ़े आप अटेंड करोगे, बगैर सबक को समझे अटेंड करोगे तो इस तरह के मामले सामने आएंगे। आपको तीसरा जवाब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में मोर लिखा हुआ ही नहीं है। जो बच्चे ने पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझा है या फिर समझाते वक्त उसने अच्छी तरह से उस सबक को सुना है, तो उस बच्चे को पता चलेगा कि चौथी जो चीज़ है वो राष्ट्रीय पक्षी बोल के हमारा मोर का इंतखाब हुआ था, इसलिए चौथा बॉक्स में हम मोर लिखेंगे। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि आप बीमार हो जाते हैं या गांव चले गए थे तो आपने वो सबक को समझा नहीं है, तो पूरी प्लेलिस्ट मराठी अंतर भारती के अंदर जितने सारे चैप्टर्स हैं, मैंने चैप्टर वाइज पूरा ऑनलाइन उसको मैंने समझाया है। हर चैप्टर को, सबक नंबर 1 से लेकर लास्ट तक 14 सबक को, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, या तो फिर आप मुझे कमेंट कर दो कि सर तमाम सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन की लिस्ट मुझे सेंड कर दो, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है तो आप हर चैप्टर को बराबर आसानी से देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको शेयर करूंगा। बराबर हर संडे को एक चैप्टर देखो तो 14 संडे के अंदर आपके हो जाएंगे। और अच्छी बात यह कि 1 घंटे के अंदर ही वीडियो है, वो 1 घंटे के अंदर पूरा एक सबक बाकायदा बामायनी के साथ, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, सवालात के जवाबात के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं वो 4। ठीक है, पहले बॉक्स में हमने क्या लिखे? गरुड़,
हंस, महासारंग और मोर। ठीक है, ये पैराग्राफ में नहीं था, फिर भी हमको लिखना पड़ा क्योंकि हमने समझा है उस सबक को अच्छी तरह से। अब यहाँ पर आकृति दी हुई है और ये आकलन कृति का ही क्वेश्चन है, इसलिए ये आकृति बनाना कंपलसरी है, इसलिए आकृति आप बनाएं। मोर, इस पैराग्राफ पर हमने दूसरा सवाल पूछा गया है। ठीक है, आकृति नंबर 2 यहाँ पर क्या सवाल है? राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लक्षात घेतलेले बाह्य कारणे। राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड, कौमी परिंदा निवडताना या चुनते वक्त, चूज करते वक्त। बाह्य कारणे, बाहर की वजूहात। ठीक है, बाहर की वजूहात क्या क्या थी, हमें वो 2 बताना है, एक यहाँ बताना है और एक यहाँ बताना है। 2 लफ्ज लिखने पर हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। तो कौमी परिंदा चुनते वक्त कौन सी बाहर की वजूहात ध्यान में रखी गई है? तो हमें कहाँ मिलेगा? जवाब पैराग्राफ में मिलेगा। ये रहा पैराग्राफ आपका, यहां पर है, देखो। या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली काव्याची पार्श्वभूमी। 1. लोकांची आवड और लोगों की पसंद इत्यादि वगैरह वगैरह। बाह्य कारणाबरोबरच इस तरह की वजूहात के साथ साथ, इस तरह के बाहर की वजूहात के साथ साथ, यानी किस तरह की वजूहात के साथ साथ? ये दोनों की वजूहात के साथ साथ बाह्य कारण, यहाँ पर लिखा हुआ ये बाह्य कारणाबरोबर, तो हम यहाँ लिखेंगे काव्याची पार्श्वभूमी, लोकांची आवड। ठीक है, इसके अलावा ये भी है रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता और कंठ स्वर। लेकिन उसने स्पेशली पूछा है कि बाह्य कारणाबरोबरच, तो हम ये जवाब लिखेंगे तो सही होगा, काव्याची पार्श्वभूमी और लोकांची आवड, ये बाहरी वजूहात है। तो ये 2 उठा के हम अपने उस सवाल के जवाब में लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 नंबर हमको। उसके बाद उत्तर लिहा, जवाबात लिखो। आपली राष्ट्रीय संपत्ति, आपली यानी हमारी, राष्ट्रीय यानी कौमी और संपत्ति यानी जायदाद। हमारी नेशनल प्रॉपर्टी क्या है? हमारी नेशनल प्रॉपर्टी क्या है? तो उसका जवाब हमको पैराग्राफ के पहली लाइन में है, वन्य पशु पक्षी ही अपनी राष्ट्रीय संपत्तियां है। जो जंगली परिंदे हमारे और जानवर है वो हमारी कौमी जायदाद है। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ? वन्य पशु। हमने यहाँ लिखा वन्य पशु पक्षी। आपला राष्ट्रीय पक्षी, इसमें हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? आपको बगैर देखे पता होना चाहिए कि हमारा कौमी परिंदा कौन सा है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। अब हम विभाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। पद्य विभाग, यानी इसमें 2 नज़में पूछी जाती है। नज़मों का हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा होता है। इसमें पहला सवाल है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कविता यानी नज़म, पोयम, आधारे यानी के सहारे से, सूचनेनुसार एज पर द इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत के मुताबिक, कृति करा यानी अमल करो। आकृति पूर्ण करा, आकृति यानी खाका, शेप। खाका मुकम्मल कीजिए, डायग्राम मुकम्मल कीजिए। डायग्राम में पहला सवाल है, सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा। सुगरण तो एक पक्षी है, हमें मालूम है। खोप्या यानी खोपा यानी घोंसला, कवयित्री यानी शायरा, और शायर को हम कवि बोलते हैं। दिलेल्या उपमा, उपमा के मानी याद रखो, तशबीह देना, कंपैरिजन करना। सनत तशबीह है ना, वही चीज यहाँ पर है, उपमा। अब पूरे सवाल का मतलब ये हुआ कि सुगरन के घोंसले को शायरा ने कौन सी चीज से तशबीह दी है? 2 सर्कल है, मतलब 2 चीजों से तशबीह दी होगी। अब इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? नज़म में मिलेगा। तो इस नज़म में पहले सर्कल में हम लिखेंगे, जैसा झूलता बंगला, जैसे झूलता हुआ बंगला है। ये तशबीह दी है घोंसले को शायरा ने झूलते हुए बंगले के साथ। उसी के आगे है, जैसा गिलक्याचा कोसा, ऐसा लग रहा है जैसे तुराई का बुना हुआ जाला है। तो जैसा जैसा जहां पर आया, तो जैसा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब किसी चीज से तशबीह दी गई है। तो 2 सर्कल में 2 बातें हम लिख लेंगे।
कि तशबीह दी हुई झुलते बंगले से और गिलक्याचा कोसा यानी तुराई का जाला। उसके बाद इसी पोयम पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है। आपको पता है एक नज़म 4 नंबर के लिए आती है, 2 नज़में 8 नंबर के लिए आएंगी और इस 8 नंबर के नज़मों में 2 नज़मों में 4 नंबर सरल अर्थ के लिए फिक्स है, यानी तशरीह के लिए जरूर आता है। सवाल ऐसा है, दिलेल्या काव्य पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। दिए हुए नज़म की इस लाइन का सरल अर्थ लिखो, यानी शॉर्ट में तशरीह करो। सरल अर्थ यानी तशरीह। और वो 4 लाइन है, पंक्ति है, अरे खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिला साठी तिने झोका झाडाले टांगला। यहाँ पर ऑलरेडी 4 लाइन दी हुई है और कहा गया कि इन 4 लाइन की तशरीह करो। तो हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सवाल कैसे चेंज होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि 4 लाइन दी हुई है, तर्जुमा करो, तशरीह करो। दूसरा सवाल आता है, कवितेच्या प्रथम 4 पंक्तीचा भावार्थ लिहा, यानी जो नज़म दी हुई है उसकी प्रथम यानी पहली 4 लाइन का तशरीह लिखो, सरल अर्थ लिखो। 2 सवाल हो गए। तीसरा आता है, दिलेल्या कवितेचा अंतिम 4 पंक्तीचा भावार्थ सरल अर्थ लिहा। भावार्थ और सरल दोनों का मतलब एक ही होता है, शॉर्ट में तशरीह करना। ठीक है, तो ये भी सवाल आता है कि नज़म की आखिरी 4 लाइन का सरल अर्थ लिखो। 3 तरह के क्वेश्चन हुए। चौथा इस तरह का भी पूछ सकता है कि आपको जो इस नज़म में शेर पसंद आया उसी किसी एक की तशरीह कर दो। ये भी सवाल पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर पूछा हुआ है 4 लाइन का ट्रांसलेशन, तो हम इस तरह से करेंगे। सरल अर्थ हम उसका नंबर डालेंगे और लिखेंगे भावार्थ यानी सरल अर्थ। प्रस्तुत ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। सदर ओळीमध्ये कवी सांगित इच्छितो की सुगरणीचे खूप चांगल्या प्रकारे खोपा इंडला आहे। असे वाटते की तिने आपल्या पिलासाठी एक झोका झाडाले टांगला आहे। इसका मतलब ऐसे होता है की प्रस्तुत ओळी खोप्यामधी खोपा या कवितेमधून घेतलेली आहे। जो लाइनें दी गई है वो खोप्यामधी खोपा इस नज़म से ली गई है, ज्यामध्ये कवि ने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे, जिसमें शायर ने दिल लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर खींचे हैं। सदर ओळी मध्ये कवि सांगित इच्छितो की और पेश किए गए लाइनों में शायर कहना चाहता है कि। यहाँ तक ये जनरल लाइन से आप हर भावार्थ में और सरल अर्थ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अब यहाँ से एक्चुअल ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है। सुगरणी ने खूब चांगल्या प्रकारे खोपा इंडला है। सुगरण जो पक्षी है उसने बहुत अच्छे से घोंसला बुना है। असे वाटते की, ऐसा लगता है कि तिने आपल्या पिलासाठी एक झोका झाडाले टांगला है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने बच्चे के लिए एक झूला दरख्त पर टंगाया है। अब पद में दूसरे सवाल का आ, यानी यहां से दूसरी कविता शुरू हो जाएंगी। कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। वही मतलब जो मैंने आपको पहली नज़म बताया कि नज़म के सहारे से दिए हुए हिदायत के मुताबिक अमल करो। और उसमें पहला सवाल है, चौकटी पूर्ण करा, यानी चौकोन मुकम्मल कीजिए। पहला है अ, सोनेरी मुकुट घालनारी। सोनेरी यानी गोल्डन, सुनहरी, मुकुट यानी ताज, घालनारी यानी पहनने वाली। गोल्डन ताज को पहनने वाली कौन थी? तो हमें वो कहाँ मिलेगा? इसी नज़म के पैराग्राफ में मिलेगा। देखो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी। इसका मतलब होता है कि देखो दरख्तों ने किस तरह से ताज पहना हुआ है सुनहरे रंग का। वो जो धूप निकली है ना दरख्तों पर पड़ी है, तो शायर को ऐसा लग रहा है
जैसे उन्होंने सुनहरे रंग के ताज पहने हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर आएगा झाड़े, यानी दरख्तों ने वो मुकुट पहना हुआ है। दूसरा है साड़ीवर झोपनारी। साड़ी यानी चावल की धान की फसल, चावल की फसल। अब चावल की धान की जो फसल है उस पर झोपनारी यानी सोने वाली कौन थी, तो उसका भी जवाब हमें नज़म में ही मिलेगा। वो यहाँ पर है, देखो, अशी अचल फूल पाखरे, फुले साडीच जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाडण्यात झुलती। ये 2 लाइन का ट्रांसलेशन ऐसे हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये परिंदे, तितलियां फूल पर ऐसे फूल रही है, खिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो सो गई है और झूले में झूलते हुए वो सो रही है। तो ये सब काम कौन कर रहा है? फूल पाखरे कर रहे हैं, परिंदे कर रहे हैं, तितलियां कर रही है। तो इसका जवाब हमें क्या आएगा? फूल पाखरे। साड़ीवर झोपनारी, फूल पाखरे। ओके, उसके बाद ये 2 नंबर का सवाल हो गया। 2 नंबर का सवाल नेक्स्ट फिक्स होगा सरळ अर्थ का। दिलेल्या काव्य पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। दिए हुए नज़म का खुलासा, दी हुई लाइन का खुलासा बयान कीजिए या तशरीह कीजिए। सरल अर्थ यानी तशरीह करना। अब वो पंक्तियां कौन सी है? सोनेरी मखमली रुपेरी पंख किती कांचे, रंग किती वर तरह तऱ्हेचे इंद्रधनुष्याचे। अब इसका ट्रांसलेशन हम ये करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको करके बता रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। एक तरीका जो मैंने आपको पहले बताया जिसमें थोड़ा बहुत मसाला है जो हर लाइन में फिट होता है। अब इससे पहले जो मैंने सवाल बना के बताया उसमें मैंने वो डाल दिया। अब डायरेक्टली अगर हमको ऐसा करना रहा जवाब, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर हम डालेंगे 2 का आ का दूसरा। याचा अर्थ असा की अनेक पक्ष्यांचे पंख सोनेरी, मखमली आणि रुपेरी रंगाचे आहेत, जे अत्यंत सुंदर दिसतात। अब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे है कि बहुत सारे परिंदे हैं जिनके पंख यानी पर सुनहरी और मखमली और रुपेरी रंग के हैं, जो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब आगे, थोडक्यात या ओळींमध्ये कवीने निसर्गातील पंखांचे विविध रंग आणि इंद्रधनुष्याप्रमाणे दिसणारे आकाशातील रंगांचे वैविध्य व सुंदर सौंदर्य दर्शवले आहे। अब इसका आगे जो ट्रांसलेशन ऐसे होगा, शॉर्ट में मुख्तसरन बात यह है कि शायर ने इन लाइनों में कुदरत के नज़ारों को बयान करते हुए परिंदों के अलग अलग रंग और कौसे कज़ा जैसे दिखने वाले रंग की खूबसूरती को बयान किया है। ठीक है, अब हमने 2 सबक और 2 नज़में हल कर लिए। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है भाषा अभ्यास यानी ग्रामर का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन व्याकरण घटकांवर आधारित कृती यानी ग्रामर के अज्जा पर मबनी सवालात अमल। सूचनेनुसार कृती सोडवा, हिदायत के मुताबिक अमल करो, हल करो। उसमें पहला सवाल है, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले। भविष्यकाळ करा। करा मतलब करो। ये जो जुमला दिया हुआ है ना, उसको भविष्यकाल में करो। करा मतलब करो। तो अब जो जुमला दिया हुआ है, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, इसको हमको ज़माने मुस्तकबिल में बनाना है, यानी भविष्य काल करना है। ठीक है, अभी तो वो ज़माने माजी में है क्योंकि आखिर में पडले आया है। अब इसको भविष्य काल जब हम करेंगे तो याद रखना कि मराठी में आखिरी वर्ब के साथ भविष्य काल के अंदर ल, न, उ, नार, इनमें से कोई एक आएगा। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? मी तो कागद घेऊन बाहेर पडणार, एक। दूसरा बोल सकते हैं हम, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडेल। ठीक है, ये 2 तरह के सवाल, इस सवाल के जवाब हो सकते हैं। उसके बाद मी तुझ्या पाठीशी आहे, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसका जमाना पहचानना है। काळ ओळखा, ओळखा यानी पहचानो, पहचानो, और करा यानी करो। ठीक है, इस बात का याद रखना। अब यहाँ पर हमको पहचानना है तो बहुत सिंपल है, आहे यानी है। जहाँ है आता है वो जमाने हाल होता है और जमाने हाल को वर्तमान काल कहते हैं। बस वर्तमान काल आपको लिख देना है। उसके बाद है वाक प्रचार। वाक प्रचार यानी मुहावरे,
खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांचे योग्य जोड्या जुड़वा। हमें यहाँ पर जोड़ियां लगाना है, ठीक है। तो गायब होने, इसके सामने हम लिखेंगे यानी जवाब लिखेंगे नाही से होने, बिल्कुल नहीं रहना। टक लाऊन बगने, एक जैसा देखना, तो उसका मतलब होता है एक सारखे बगने। जब हम जवाब लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे टक टक करने, अब क्योंकि जवाब ही नहीं है तो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। एक के सामने हम उसका जवाब लिखेंगे। उसके बाद शब्द संपत्ति, ठीक है, लफ्जी जायदाद, इसके बारे में आपको सवाल पूछा हुआ है। समानार्थी शब्द, खाली शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। उसमें है दाता और छत्र। दाता के समानार्थी शब्द यानी हममानी अल्फाज, सिनोनीम्स या पर्यायवाची शब्द। तो दाता को हम लिख सकते हैं दानशूर, दान देनारा यानी खैरात सदका करने वाला। छत्र के समानार्थी शब्द हो सकता है छाया, सावली यानी छाव, ठीक है। इस पर 1 नंबर हमको मिल जाएगा। उसके बाद सवाल है पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। दिए हुए लफ्जों के हुर्फों के जरिए 2 बामानी लफ्ज बनाइए। अक्षर यानी हुर्फ, लेटर, और शब्द यानी वर्ड, लफ्ज, ठीक है। तो वजनदार दिया हुआ इसके अंदर जितने सारे लेटर है व, ज, न, द, आ और रा, र, तो ये लेटर के जरिए हमको दूसरे 2 नए लफ्ज बनाना है। यहाँ तो बहुत इजी है। पहले हम बनेंगे वजन यानी वजन और कॉमा लगा के लिखेंगे दार। ये 2 लफ्ज बन गए, कॉमा लगाना बीच में बहुत जरूरी है। दार यानी दरवाजा, 2 लफ्ज हमने बना लिए। उसके बाद है ये सब हमारा भाषा अभ्यास में चल रहा है, अभी ग्रामर चल रहा है। अचूक शब्द ओळखून लिहा, यानी सही लफ्ज चुनकर लिखो, पहचान कर लिखो। ओळखून यानी पहचान कर, और अचूक यानी सही, और चूक यानी गलत। तो इसमें से जो सही लफ्ज है वो गारहानी है, ये वाला। उसके बाद पुढील विराम चिन्ह ओळखून त्याची नावे लिहा। सामने जो विराम चिन्ह दिए हुए हैं उनके नाम हमें लिखना है। जो पहला निशान है वो एक्सक्लेमेटरी का निशान है, जिसे उर्दू में फजाइया निशान बोलते हैं, और मराठी में उसे हम बोलेंगे उद्गार चिन्ह या उद्गार वाचक चिन्ह। मराठी में इस निशान को बोलते हैं प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क या फिर सवालिया निशान, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है। हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं फेब 2025 का मराठी कंपोजिट, विभाग 4 में सवाल पूछा हुआ है पत्र लेखन पर। आज हम ये देखेंगे। खालील निवेदन वाचून पत्र लेखन करा। नीचे दिया हुआ निवेदन, एडवर्टाइजमेंट या रिक्वेस्ट पढ़कर आप पत्र लेखन करो यानी लेटर लिखो। अब निवेदन क्या है, ये इतना बड़ा निवेदन है बॉक्स में। पहले हम वो पढ़ लेते एक बार सरासरी। अ आ इ ई मराठी सुलेखन वर्ग समीक्षा अकॅडमी तर्फे मराठी सुलेखन वर्गाचे आयोजन। कालावधी 1 मे ते 15 मे, वेळ सकाळी 9 ते 10। वैशिष्ट्ये माफक फी, वैयक्तिक मार्गदर्शन। संपर्क VM गायकवाड, आयोजक 920 रविवार पेठ सातारा। ईमेल मधुरा मधुकर जगताप, विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने। नंबर 1, शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। 2, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। ठीक है, ये 2 पत्र हमारे सामने है, उसमें से हमें एक लिखना है। अभी हमने रीडिंग कर लिया, इसको थोड़ा समझ लेते। अब निवेदन क्या है? अ आ इ ई मराठी सुलेखन वर्ग, मराठी गुड हैंडराइटिंग क्लास, समीक्षा एकेडमी तरफे, और इसका जो जिन्होंने किया है वो समीक्षा एकेडमी की तरफ से रखा गया है। मराठी सुलेखन वर्गाचे आयोजन, मराठी गुड हैंडराइटिंग क्लास का इनेकाद किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है।
कालावधि यानी उसका ड्यूरेशन जो रहेगा उस क्लास का 1 मई से 15 मई तक। वेळ यानी वक्त सकाळी 9 से 10, सुबह में 9 से 10। वैशिष्ट्य यानी उसकी खुसूसियात क्या है, सिफतें क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है। माफक फ़ी यानी बिल्कुल बहुत कम फ़ी, मुनासिब फ़ी रहेगी। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आपको इनफरादी गाइडेंस दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। संपर्क करना है, आपको कांटेक्ट करना है वीएम गायकवाड़ से, जो कि उसके आयोजक है, ऑर्गेनाइजर है। 920 रविवार पेठ सातारा, ये उनका एड्रेस है, सातारा के है वो, और उनका ईमेल भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ तक निवेदन हो गया है। अब एक्चुअल सवाल यहाँ से शुरू होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, मधुरा जगताप लड़की रही तो, और लड़का रहे तो मधुकर जगताप। विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते ने, विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, और प्रतिनिधि यानी नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव। या नात्याने, इस रिश्ते से। मधुरा जगताप और मधुकर जगताप ये आपका नाम है, और आप कौन है, आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, आप तालिब इल्म के नुमाइंदे। जैसे क्लास का कैप्टन कौन होता है, क्लास का नुमाइंदा होता है। आपका जो टीचर होता है उसका नुमाइंदा कौन होगा, हेडमास्टर होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको अपने क्लास या स्कूल के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर 2 लेटर में से एक काम करना है। एक लेटर लिखना है। पहला लेटर है, शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। इसका मतलब होता है कि स्कूल के स्टूडेंट सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे स्कूल के स्टूडेंट को उस गुड हैंडराइटिंग क्लास में एडमिशन करने की रिक्वेस्ट करने वाला पत्र आपको लिखना है आयोजक को, यानी ऑर्गेनाइजर को। यानी पहला काम क्या बोला है भाई, आप रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स के, उनको पत्र लिखो और बोलो कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट को एडमिशन दो। एक काम ये विनंती करना है। दूसरा, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। गुड हैंडराइटिंग क्लास उन्होंने अरेंज किया और करने के लिए उनको मुबारकबाद दीजिए, उनकी सराहना कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना है, पत्र लिखना है। 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, दोनों में से हमें एक करना होता है। ठीक है, आज हम ये करेंगे, और इसका जवाब आप मुझे अब मेरे नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप या पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, और ये मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सवाल तो आपको समझ में ही आ गया होगा। जो होमवर्क है, क्या करना है आपको, क्या आपके स्टूडेंट्स है स्कूल के, आपके क्लास के स्टूडेंट है, और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव है। आपके जो दोस्त है उनको एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट लेटर आप आयोजक को लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क। दूसरा, ये जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, उन्होंने सुलेखन वर्ग का आयोजन किया था, उसके लिए उनकी सराहना करना है, उनको मुबारकबाद देना है। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जो घंटी बजना चाहिए वो ये कि भाई ये जो पत्र है ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो जाहिर सी बात है कि ये अनौपचारिक पत्र नहीं है, औपचारिक पत्र है। ठीक है, रस्मी खत है, फॉर्मल लेटर है। तो हमको सबसे पहले फॉर्मल लेटर में दिनांक की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन हमारा पेपर रहेगा उस दिन की डेट हम डालेंगे, यहाँ पर दिनांक डालेंगे। दिनांक के बाद जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको, प्रति की, यानी हम किसको खत लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, संपर्क है ना, तो हम लिखेंगे प्रति आयोजक, कॉमा वीएम गायकवाड़, कॉमा 920 रविवार पेठ सातारा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, या जैसा कि वैसा एड्रेस भी आपने डाले तो चलेगा। फिर उसके बाद आता है औपचारिक पत्र में विषय। विषय में हम क्या डालेंगे, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल, बस यहाँ तक डॉट, क्या के गुड हैंडराइटिंग क्लास का इनेकाद करने के बारे में। अब हम लिखेंगे महोदय, कॉमा, और जस्ट उसके नीचे से हम शुरू करेंगे।
क्या लिखेंगे? मराठी सुलेखन वर्ग समीक्षा अकॅडमी तर्फे आयोजन केले होते आणि सदर वर्गाचे आयोजन झाल्यानंतर सर्वात जास्त फायदा आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना झाले, म्हणून आपण आयोजन केल्याबद्दल आपणास खूप खूप अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. अशाच प्रकारे आपण पुढील वर्षातही वर्ग घेणार आहेत अशी अपेक्षा मी करतो. धन्यवाद. अब धन्यवाद के बाद हमें क्या लिखना है? आपला विश्वासू. अब कौन लिख रहा है? आपका नाम है मधुरा जगताप, लड़की रही तो, और लड़का रहा तो मधुकर जगताप. तो हमने लिखा मधुकर जगताप, विद्यार्थी प्रतिनिधि. बस इतना लिख दिए. आपका एड्रेस यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इतना काफ़ी है. लेकिन याद रखना कि लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, चाहे लिखा हुआ हो या ना हो. तो हम डाल देंगे xyz@gmail.com. ठीक है. मुझे उम्मीद है आपको ये लेटर समझ में आया होगा. अगर कुछ क्यूरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा. और ये जो क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव में लिंक अपलोड करके उसकी लिंक मुझे कमेंट में डाल दीजिए. मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा. इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम गद्य आकलन का ये प्रश्न सॉल्व करेंगे. इसमें 4 सवालात बनाने होते हैं, जिसका उत्तर एक वाक्य में चेकर को इस पैराग्राफ में मिले. हमें सिर्फ 4 सवालात बनाने होते हैं 4 नंबर के लिए. ये जो मैंने प्रश्न उठाया, ये फरवरी 2025 का एसएससी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है. ये प्रश्न बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो छोड़ देते हैं. अगर आपको नहीं पता है डिटेल में गद्य आकलन के बारे में, आप नहीं जानते हैं, तो हमारे ये वीडियोस आप जरूर देखिए. हमारे चैनल पर अवेलेबल है और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे चुका है. अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा. आज हम ये सवाल को हल करने वाले हैं. जब भी गद्य आकलन हमारे सामने आता है तो हमें 4 सवाल बनाने का तस्वुर हमारे दिमाग में आता है. अब आपको पता है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये तमाम चीजें आती है. आप कहाँ रहते हो तो कहाँ आया है, सवाल बनेगा ना. आप क्यों जा रहे हो तो क्यों आया है, करेक्ट, तभी सवाल कंप्लीट बनेगा. अब मराठी में अगर हमको सवाल बनाना है तो हमको पता होना चाहिए क्या को हम क्या बोल सकते हैं मराठी में, क्यों को मराठी में क्या बोला जाता है, क्या को मराठी में क्या बोला जाता है, कैसे को मराठी में क्या बोला जाता है. अगर आपको ये सवालिया लफ्ज याद नहीं है तो आप सवाल बनाने में आपको दिक्कत होगी, है ना. इसीलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मराठी में कौन को कौन बोला जाता है, कब को कधी बोला जाता है, कितना को किती बोला जाता है, क्या को काय बोला जाता है और कैसे को कसे बोला जाता है. ये तो मैंने बहुत कम लफ्ज आपको दिया हूं. अगर आपको डिटेल में इन प्रश्नार्थक शब्द को याद करना है, एक्सपर्ट बनना है, तो मेरा ये वीडियो आप जरूर देखें. इसमें सभी वर्ड्स को मैंने कवर किया. एक मर्तबा ये प्रश्नार्थक शब्द आप याद कर लेंगे, आपको सवाल बनाना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. अब हम सीधा इस प्रश्न पर आएंगे. 4 सवालात हम बनाएंगे. अब इसमें पहली लाइन है इस पैराग्राफ में, आळशी माणूस हा सतत आरामाची अपेक्षा करीत असतो. जो सुस्तखोर इंसान होता है वो मुसलसल आराम की उम्मीद करता है ना. तो हम इसमें एक सवाल बना सकते हैं कि कौन मुसलसल आराम की उम्मीद करता है. तो हमें पता होना चाहिए कौन को मराठी में कोण बोलते हैं. तो मराठी में सवाल कैसे बनाएंगे हम, कोण सतत आरामाची अपेक्षा करीत असतो, यानी कौन मुसलसल आराम की उम्मीद करता है. हमने क्या किया, इसको सवाल में कन्वर्ट किया. अब जैसी वैल्यूअर चेक करेगा ना कि भाई कौन मुसलसल आराम की उम्मीद करता है, तो उसको जवाब मिल जाएगा पहली लाइन में पहले 2 लफ्ज, आळशी माणूस, सुस्त आदमी. अब आगे हम बढ़ते हैं. तर खरा काम करणारा माणूस आराम हराम है असे मानतो. यहां पर भी एक सवाल बनता है.
हम क्या बनाएंगे। अब इसका मतलब आप समझ लो कि जो सच्चा आदमी होता है वो हमेशा मानता है कि आराम हराम है। तो हम सवाल बनाएंगे कि सच्चा आदमी क्या मानता है। अब क्या को मराठी में क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। तो हम लिखेंगे खरा माणूस काय मानतो। ये हमारा सवाल बन गया। 2 सवाल बन गए, 2 नंबर हमको मिल गए। आगे हम पढ़ते हैं, रात्रीची 5-6 तास झोप ही विश्रांतीची पुरेशी असते। वो बोल रहे हैं कि रात की 5-6 घंटे की नींद आराम के लिए बहुत काफी होती है। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि रात के कितने घंटे की नींद हमारे लिए काफी होती है। तो मराठी में कितने को क्या बोलते हैं, किती बोलते हैं। अब जब ये आपको पता नहीं चलेगा ना तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। लिहाजा आप मेरा वीडियो जरूर देखो और उसको अच्छी तरह से याद कर लो। तो हम बनाएंगे तीसरा सवाल, रात्रीची किती तास झोप पुरेशी असते। क्या मतलब हुआ कि रात की कितने घंटों की नींद काफी होती है। तो यहाँ पर जब ढूंढेगा चेकर तो उसको जवाब क्या मिलेगा, 5-6 तास। ओके। इतर वेळी त्याने सतत काम करीत राहावे। उगाच बसून राहिल्याने अंगात आळस वाढतो। क्या बोल रहे वो कि दूसरे वक्त में उसने मुसलसल काम करना चाहिए। बिल्कुल बैठ कर रहने से जिस्म में सुस्ती आ जाती है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बैठने की वजह से सुस्ती आती है। तो हम सवाल बना सकते हैं कि फालतू में बैठने की वजह से क्या बढ़ता है ना। तो क्या बढ़ता है, सुस्ती बढ़ती है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, उगाच बसून राहिल्याने अंगात आळस वाढतो। तो अंगात आळस वाढतो को हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे काय। तो देखो क्या सवाल बन गया, उगाच बसून राहिल्याने काय वाढतो। फालतू बैठने की वजह से क्या बढ़ जाता है, सुस्ती बढ़ जाती है। यहाँ पर तो 4 सवाल हमने बना लिया है, हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हम एक्स्ट्रा बना ले, गलती से अगर एक आधा सवाल हमारा गलत बन गया हो तो हमें उसका कवर करना आ जाए। मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि आपको गद्याकलन में 4 सवाल बनाना होते हैं, लेकिन आप 2 एक्स्ट्रा बना लिया करें क्योंकि ये बहुत इजी होता है। अगर 2 हमारे सवाल गलत हो जाए तो वो उसमें कवर हो जाए। अब आगे हम बढ़ते हैं, उलट प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की काळ हा सतत पुढे जात असतो। बरखिलाफ हर किसी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जमाना मुसलसल आगे जाते रहता है। यहाँ पर भी एक सवाल बनता है, वो कह रहे हैं कि उन सब ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जमाना आगे बढ़ते रहता है। तो 5वां सवाल हम ये बना सकते हैं कि हर किसी ने क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या को मराठी में क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। तो हम यहां से करेंगे, प्रत्येकाने हे की बजाय हम क्या करेंगे, उसको काट कर वहां लिख देंगे काय। काय लक्षात ठेवले पाहिजे और प्रश्नार्थक निशान, ये जो सवालिया निशान है यानी प्रश्नार्थक चिन्ह है, सवाल के आगे लगाना कंपलसरी होता है वरना आधा नंबर कट जाएगा। तो हमने कैसे सवाल बनाए, प्रत्येकाने काय लक्षात ठेवले पाहिजे, हर किसी ने ध्यान में क्या रखना चाहिए। ये बहुत इजी होता है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए प्रश्नार्थक शब्दों का याद होना बहुत जरूरी है। कौन, कधी, किती, कसे, काय ऐसे लफ्जों को उर्दू में और मराठी में क्या बोलते हैं। शूर मुलगा। रम्या नावाचा एक लहान मुलगा आपल्या आईसोबत एका छोट्या झोपडीत राहत होता। त्यांचे घर रेल्वे रुळांच्या जवळ होते। तो गरीब असला तरी खूप हुशार आणि धाडसी होता। त्या वर्षी पावसाळा खूपच जोरात सुरू होता। एका रात्री जोरदार वारा सुटला आणि मुसळधार पाऊस पड़ू लागला। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, शूर मुलगा यानी बहादुर लड़का। रम्या नाम का
एक छोटा लड़का अपने माँ के साथ एक छोटे झोपड़ी में रहता था। उनका घर रेलवे पटरी के रास्ते के पास था। बहुत गरीब था लेकिन बहुत हिम्मत वाला और होशियार था। उस साल बारिश बहुत हुई। उस रात में जोरदार हवा छूटी और मुसलसल बारिश गिरने लगी। अचानक रम्या ने पाहिले की रेल्वे रुळांपैकी काही भाग पावसामुळे उखडला आहे। ते पाहून तो घाबरला, कारण लवकरच एक गाडी तिकडे जाणार होती। रम्या विचार करू लागला। त्याच्या अंगात एक लाल रंगाचा शर्ट होता। त्याने तो लगेच काढला आणि हातात घेऊन जोर जोरात हलवू लागला। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, फिर अचानक रम्या ने देखा कि रेलवे जो रास्ता है उसका कुछ हिस्सा बारिश की वजह से उखड़ गया है। वो देखकर वो घबरा गया, क्योंकि जल्द ही वहां से गाड़ी जाने वाली थी। रम्या ने कुछ सोचा। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। उसने फौरन निकाली और हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लगा। रेल्वे गाडी समोरून येत होती। ड्रायव्हरने लाल कपडा हलवताना पाहिले आणि तत्काळ गाडी थांबवली। ड्रायव्हरने खाली उतरून पाहिले तेव्हा त्याला समजले की पुढे रूळ उखडलेले आहे। जर गाडी पुढे गेली असती तर मोठा अपघात झाला असता। रम्याच्या हुशारीमुळे अनेक प्रवाशांचे प्राण वाचवले। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, कि जो रेलवे गाड़ी है वो सामने से आ रही थी। ड्राइवर ने वो लाल कपड़ा हिलाते हुए देखा रम्या को और फौरन गाड़ी को रोक दिया। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा, तब उसको समझा कि सामने तो वो रास्ता उखड़ा हुआ है, पटरी उखड़ी हुई है। अगर गाड़ी आगे जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। रम्या की इस होशियारी की वजह से बहुत सारे मुसाफिरों की जान बच गई। रेल्वे अधिकाऱ्यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी रम्याचा सत्कार व सन्मान केला आणि त्याला पुरस्कार दिला। संपूर्ण गावभर त्याच्या धाडसाची चर्चा झाली। आईला त्याचा अभिमान वाटला आणि रम्या खूप आनंदी झाला। हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे होगा, रेलवे अधिकारियों को ये मालूमात मिलते ही उन्होंने रम्या को इज्जत दी, उसको सत्कार किया गया, उसको इनाम दिया गया और पूरे गांव भर में उस हिम्मत वाले बच्चे की चर्चा हुई। माँ को भी उस पर फख्र महसूस हुआ और रम्या को भी बहुत खुशी महसूस हुई। तात्पर्य, सर्वोत्तम दान म्हणजे दुसऱ्याची मदत करणे। बहुत अच्छा दान यानी दूसरों की मदद करना। प्यारे बच्चों, आपके सामने एसएससी बोर्ड में जो आपको आंसर शीट दी जाती है जिसके 20 पेज होते हैं, उसकी एक्चुअल कॉपी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस पर हम माझा आवडता सण लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें। फिर हम हेडिंग डालेंगे। प्यारे बच्चों, हेडिंग में और मवाद में फर्क होता है। हेडिंग और कंटेंट अलग अलग दिखना चाहिए। हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है और कंटेंट छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे माझा आवडता सण, मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद, इन्वर्टेड कोमा में, और उसको अच्छी तरह से हमने अंडरलाइन भी कर दिया। फिर हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे जुमले मराठी में बनाएंगे। ज्यादा लंबे चौड़े बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जुमले अगर हमने बनाए तो उसमें गलतियां कम होगी। जैसे मैं शुरू करता हूं, माझा सर्वात आवडता सण ईद आहे। रमजान ईद किंवा ईद उल फित्र असे दोन नावे या सणाला आहेत। हा सण मला का आवडतो याची खूप कारणे आहेत। इसका तर्जुमा ऐसे हुआ,
मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार ईद है। रमज़ान ईद या ईद उल फित्र, ऐसे इसके दो नाम हैं। ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। और फिर आगे हम मराठी में लिख रहे हैं, जसे ईद अगोदर आम्ही उपवास ठेवतो। उपवास ठेवण्यात मला खूप आनंद वाटतो। 29 म्हणजे पूर्ण महिना उपवास ठेवल्यानंतर ही ईद आम्हाला मिळते। या ईदीला भगवान म्हणजे अल्लाह आम्हाला उपवास ठेवल्याबद्दल बख्शिश देतो। आगे का तर्जुमा ऐसे हुआ, मुझे ईद पसंद है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। जैसे ईद के पहले हम रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है। 30 रोज़े यानी पूरा महीना रोज़े रखने के बाद ये ईद हमें मिलती है। इस ईद को भगवान यानी खुदा अल्लाह हमें उपवास यानी रोज़े रखने के बदले में बख्शिश इनाम देता है। प्यारे बच्चों, रोक कर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगा कि जब भी आप निबंध लेखन करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप निबंध नए सफ़े से ही शुरू करें। लिखने में अच्छा लगता है और हमें पूरा सफ़ा लिखना पड़ता है, इसलिए आप नए सफ़े से ही निबंध लेखन की शुरुआत करें। दूसरा पैराग्राफ हम उसी के नीचे लिख रहे हैं, ईद किंवा ईद उल फितर हा मुस्लिम बांधवाचा मोठा उत्सव आहे। ईदचा सण इस्लामिक वर्षाचा शव्वाल महिन्याच्या पहिल्या तारखेला साजरा केला जातो। हा रमजान महिन्यात आहे, ज्याला मुस्लिम बांधव अतिशय पवित्र महीना मानतात। इसका उर्दू में तर्जुमा ऐसे हुआ, ईद या ईद उल फित्र ये मुस्लिम भाइयों का बड़ा त्यौहार है। ईद ये त्यौहार इस्लामिक साल शव्वाल के महीने के पहली तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान महीना है जिसे मुस्लिम भाई बहुत पाक साफ मानते हैं। उसके आगे हम मराठी में लिखेंगे, या संपूर्ण महिन्यासाठी उपवास ठेवतात। सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत काहीही खाऊ नये। रोजा उपवास सूर्यास्तानंतर उघडला जातो। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, ये पूरे महीने के लिए रोजे रखे जाते हैं। तुलू आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक कुछ खाना नहीं होता। रोजा गुरूब आफताब के बाद खोला जाता है, जिसे रोजा अफ्तार कहते हैं। फिर आगे मराठी में, दिवसभरात कुरान शरीफचा पठन करतात आणि नियमित नमाज वाचतात पढ़तात। यानी वो दिन भर रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ इसी मजमून का, अखेर दिसणारा पहिला चंद्र याला ईदचा चंद्र म्हणतात। मुस्लिमांसाठी हा एक अतिशय सुंदर चंद्र आहे। ईदचा चंद्र दिसल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आंघोळ करून मशिदी आणि ईदगाह येथे नमाज वाचतात। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसे हुआ, आखिर में दिखने वाला पहला चांद ये ईद का चांद होता है, जो मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत चांद होता है। ईद का ये चांद दिखने के बाद दूसरे दिन सब लोग नहाते हैं, मस्जिद में और ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। या सर्व कारणांमुळे मला ईद हा सण खूप आवडतो, म्हणून मी सांगितू इच्छितो की माझा सर्वात आवडता सण म्हणजे ईद। यही वजूहात की बुनियाद पर मुझे ईद का त्यौहार बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार ईद है। जो आत्मकथन निबंध पर निर्भर है, इसमें इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है, दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटीतील घटकाचे आत्मकथन लिहा। यानी दिए हुए मुद्दे
पॉइंट्स के सहारे से चौकोन में जो लफ्ज़ दिए हुए हैं उस पर आप बीती लिखो। अब यहाँ पर नदी लिखा हुआ है सेंटर में, इसी पर हमें निबंध लिखना है, आत्मकथन यानी नदी का आत्मवृत्त लिखना है, आप बीती लिखना है और 4 बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पर सबसे पहले है उगम यानी नदी कहाँ से निकलती है, जन सेवा वो लोगों की कैसी सेवा करती है, कृतार्थ था उसके काम क्या है, कर्तव्य क्या है, वो कैसे निभाती है, और नदी उसको अफसोस किस बात का है, खंत यानी अफसोस। अब जब भी इस बात को आप याद रखेंगे, मान लो 4 पॉइंट्स में से आपको किसी भी पॉइंट्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उस निबंध को छोड़ने से बेहतर है कि नदी के बारे में आप कुछ भी रिलेटेड चीज़ें लिख लें, उसमें वो कवर हो ही जाता है। लेकिन आज हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है उगम यानी वो कहाँ से निकलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर उन्वान देना है, टाइटल देना है मी नदी, या फिर आप बोल सकते हैं मी नदी बोलते। इस प्रकार सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, इस पर आधा नंबर है। अब इसमें सबसे पहले हम नदी का इंट्रोडक्शन देंगे, तो इस प्रकार देंगे मी नदी आहे, मला सरिता, रिवर, तटीनी, वाहिनी असे म्हणतात। माझे जीवन म्हणजे एक अविरत प्रवास आहे। इसका मतलब है मैं नदी हूँ, मुझे सरिता, रिवर, तटीनी, वाहिनी ऐसा बोलते हैं, और मेरा जो ज़िंदगी है वो मुसलसल चलने वाला सफ़र है। अब इसमें पहला पॉइंट हम कवर करेंगे उगम वाला, कि वो कहाँ से निकलती है। तो हम लिखेंगे मी नदी आहे, माझा उगम उंच डोंगराच्या कुशीत होतो। मैं नदी हूँ और मेरी पैदाइश जंगलों के ऊंचे हिस्सों में या गोद में होती है, जिथे मी एका लहानसा प्रवाहाच्या रूपात जन्माला येते। अनेक लहान मोठे ओढे आणि नाले मला येऊन मिळतात, मग माझा प्रवाह विशाल होतो। फिर उसका मतलब हुआ कि जहाँ पर छोटे छोटे बहाव के रूप में मैं पैदा होती हूँ, बहुत सारे छोटे बड़े बहाव नाले मेरे साथ आकर मिलते हैं, और फिर मैं बहुत बड़े बहाव में बन जाती हूँ या तब्दील हो जाती हूँ। अब हमने उगम इस पॉइंट्स को कवर किया। उसके बाद हम लेंगे जनसेवा यानी लोगों की खिदमत। उसके बारे में हम क्या करेंगे, माझे जीवन ध्येय म्हणजे जनसेवा है। मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों की खिदमत करना है। मी शेतांना पाणी देते, ज्यामुळे धान्य पिकते आणि लोक भूक भागते। मी पिण्याच्या पाण्याची सोय करते। इसका मतलब हुआ कि मैं खेतों में पानी देती हूँ, जिसकी वजह से अनाज पिकता है और लोगों की भूख मिटती है। मैं पीने के पानी का इंतज़ाम करती हूँ। अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारा, जनसेवा वाला। फिर आगे हम लिखेंगे जनसेवा में ही गावांना आणि शहरांना जीवन देते। माझ्या काठी अनेक वस्त्या विकसित झाल्या आहेत। माझी उपस्थिति म्हणजे समृद्धि यानी जीवनाचा आधार। इसका मतलब होता है कि गांव और शहरों में मैं ज़िंदगी देती हूँ यानी पानी देती हूँ। माझ्या काठी अनेक वस्त्या विकसित झाल्या आहेत और मेरे किनारे पर बहुत सारी बस्तियाँ बस गई है, और मेरी ही मौजूदगी की वजह से ज़िंदगी को सहारा मिलता है यानी पानी मिलता है। यहाँ पर हमने जनसेवा का ये पॉइंट कवर किया। यहाँ तो हम खंत को कवर करते हैं। पण मला एक सांगायचे आहे, मला एक खंत आहे। मानवाने माझ्या पात्रात कचरा टाकून प्रदूषित करून मला अशुद्ध केले आहे। माझ्या स्वच्छतेला आणि पवित्र्याला बाधा पोहोचवली आहे। माझी अवस्था पाहून मला खूब दुखद होते। इसका मतलब होता है कि मुझे एक बात आपसे कहनी है कि मुझे बहुत अफसोस है कि इंसान ने मेरे गोद में कचरा डाल के रखा है। मुझे वो आलूदा कर देता है और अस्वच्छ अशुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से मेरी पाकी ख़त्म होती जा रही है, और ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ पर हमने खंत के पॉइंट को कवर कर दिया शॉर्ट में और स्वीट में। आखिर में कृतार्थ था, तरीही मी कृतार्थ आहे, कारण मी कोट्यावधी जीवनांना आधार देते। माझ्यामुळे निसर्गाचे संतुलन राखले जाते। मी वाहत राहीन, कारण वाहने हाच माझा धर्म आहे आणि जनसेवा हेच माझे कर्तव्य आहे।
अब उसके फ़र्ज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, आखिरी पॉइंट हम कवर करेंगे कि फिर भी मैं अपने फ़र्ज़ को निभा रही हूँ क्योंकि हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का आधार यानी सहारा मैं हूँ। मेरी वजह से कुदरत का निज़ाम बिल्कुल मुतवाज़िन है और मैं हमेशा बहते रहूँगी क्योंकि मेरे बहना ही मेरा मज़हब है और मेरी जन सेवा है और ये मेरा फ़र्ज़ है। यहाँ पर हमने चारों पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, वैल्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम आखिर में एक जुमला लिखेंगे बड़ी हैंडराइटिंग में, म्हणून मी सांगते नदी वाचवा जीवन वाचवा। इसलिए मैं कहती हूँ नदी को बचाओ ज़िंदगी बचाओ। इसी तरह के बहुत सारे निबंध की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टच करके आप मदद हासिल कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।